8 जनवरी 2021 की रात 10 बजकर लगभग 22 मिनट के आसपास का वक्त हो रहा था। एक साध्वी जो कि अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। इसी बीच में एक और महिला है जो इस कमरे में आती है, जाती है और अपना काम कर रही थी। कभी बिस्तर को ठीक कर रही थी तो कभी कुछ कर रही थी। इसी बीच में एक और शख्स है जिसने भगवा रंग के कपड़े पहने हुए हैं, साथ ही एक पगड़ी भी पहनी हुई है और चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। वो कमरे में आते हैं। कमरे में आने के बाद साध्वी के पास पहुंचते हैं। उन्होंने उनके गालों को छूते हुए, उन्हें पुचकारते हुए वहां से बिल्कुल हल्का सा हट जाते हैं। और जैसे ही हटते हैं तो उसके बाद फिर साध्वी अपने बिस्तर से खड़ी होती हैं और खड़े होने के बाद उस शख्स को, उस व्यक्ति को एकदम से गले लगा लेती हैं। गले लगाने के बाद जिस तरह से उस व्यक्ति ने उस साध्वी को छुआ, टच किया, वो वाकई अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करने वाली बात थी। लेकिन वक्त बीतता चला जाता है और 4 साल 6 महीने 5 दिन का समय हो जाता है। 13 जुलाई 2025 की ये बात है। ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। लोग बस तरह तरह की बातें करने लगते हैं। ये कोई नहीं जानता था जो साध्वी हैं दरअसल उनको टच करने वाला, उनके गालों को छूने वाला, उनके गालों को पुचकारने वाला और साथ ही उन्हें गले लगाने वाला कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि उनका गुरु भी होते हैं और साथ ही उनके पिता भी होते हैं। बस इसके बाद ये जैसे ही वीडियो वायरल होता है, वीडियो वायरल होने के बाद फिर मामला फिर ज़्यादा ही सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू हो जाती हैं। और 6 महीने बाद, इस वीडियो के वायरल होने के बाद 6 महीने 15 दिन के बाद आखिरकार संदिग्ध परिस्थितियों में इन साध्वी की मौत हो जाती है। और जैसे मौत होती है तो पूरे प्रदेश भर भी नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर जहाँ जहाँ तक उनके चाहने वाले होते हैं वहाँ वहाँ इस बात को लेकर चर्चा हो जाती है कि आखिरकार इनकी मौत के पीछे की वजह क्या है। क्या ये सामान्य मौत थी या फिर उनकी हत्या कर दी गई? क्या है पूरी कहानी? इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। राजस्थान प्रदेश के जिला जोधपुर का एक थाना लगता है बोरानाडा, और बोरानाडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला आरती नगर आश्रम है। 28 जनवरी 2026 की शाम की ये बात है। साध्वी प्रेम बाईसा, जिनकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है, उनकी तबीयत खराब हो रही थी क्योंकि एक दिन पहले ही 27 जनवरी 2026 को वो अजमेर में जाती हैं और कथा वाचन करके वापस आती हैं। आकर ये आश्रम में बताती हैं कि मेरे शरीर टूट रहा है, जैसे बुखार की स्थिति बनी हुई है। इस तरह से थोड़ी सी परेशानी सी महसूस कर रही थी। उन्होंने ही अपने आश्रम में गुरु और पिता उनसे बोलती हैं, उनसे बताती हैं। तभी उनके जो गुरु और पिता होते हैं, वीरम नाथ जिनका नाम होता है, वो एक कंपाउंडर को कॉल करते हैं, बुलवाते हैं। कंपाउंडर से पूरी बात, पूरी जानकारी बताते हैं कि इस तरह से एक दिन पहले ही अभी कथा वाचन करके आई हैं, थोड़ा परेशानी में हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बुखार आ गया है, आप देख लीजिए क्या बात है। उन्हें देखा जाता है। देखने के बाद एक इंजेक्शन दिया जाता है और जैसे ही इंजेक्शन लगता है तो ऐसा बताया जाता है 30 सेकंड का भी वक्त नहीं हुआ था कि उनका शरीर ठंडा सा पड़ने लगता है। जैसे ही साध्वी प्रेम बाईसा का जो शरीर है ठंडा हो रहा है तो यहाँ पर घबराहट सी एक निश्चित वाली बात थी कि घबराहट होना, परेशानी होना, डर लगने लगता है कि आखिरकार हुआ है तो क्या हुआ है। तभी कुछ देर के बाद एक फैसला लिया जाता है कि एक काम करते हैं, इनको पाल रोड पर प्रेक्षा हॉस्पिटल है वहाँ पर लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। जैसे पाल रोड प्रेक्षा हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, डॉक्टर ने देखते हैं और देखने के बाद बता देते हैं कि इनकी तो मौत हो चुकी है। इससे ये साफ साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि मौत यहाँ आके नहीं बल्कि मौत तो आश्रम के अंदर ही हो चुकी है। उस मौत के पीछे की वजह क्या है, क्या नहीं, इससे पहले कि कोई निर्णय लिया जाता है, कोई बातचीत की जाती है, कुछ आगे बढ़ा जाता, लगभग इस घटना के यानी कि मौत के करीब 4 घंटे के बाद इंस्टाग्राम पर 9:28 के आसपास का वक्त हो रहा था, एक पोस्ट डाल दी जाती है। उन्हीं के साथ भी प्रेम बाईसा के जो इंस्टाग्राम हैंडलिंग होता है उससे पोस्ट डाल दी जाती है, यानी कि जिसकी अभी मौत हुई है उन्हीं की मौत के 4 घंटे बाद वही अपनी मौत की एक तरह से घोषणा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे क्या उन्होंने ही अपनी जान दी है, इस तरह की बात थी। लगभग 7 लाख से ज़्यादा उनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स होते हैं और जैसे ये बात पता चलती है तो ये पोस्ट बहुत तेज़ी के साथ वायरल होना शुरू हो जाती है। जो भी उस इलाके में आसपास के लोग थे, जैसे जैसे उनके भक्त होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, उन्हें इस बात का पता चलता है और वो भी तुरंत ही तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंच जाते हैं और मौके पर पहुंच जाते हैं उनके उस आश्रम में जहां पर उनका शरीर रखा हुआ था। बस इतना था। उसके बाद फिर हंगामा होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे हंगामा हो रहा था वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ रही थी। और भीड़ जो बढ़ रही थी उनका बस एक ही सवाल था कि आखिरकार मौत के पीछे की असली कहानी क्या है, असली वजह क्या है, उसके बारे में बताइए। अब जो भी मौके पे मौजूद थे वो समझ नहीं पा रहे थे। जब उनसे पूछा जा रहा था तो हर बार एक नई कहानी बता दी जाती थी कि ये बीमार थी, इनको इंजेक्शन लगवाया, इंजेक्शन लगने के बाद उनकी तबीयत ऐसे हो जाती है, फिर इन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हर बार बताने का एक तरीका अलग होता था, हर बार बताने की बातें अलग होती थी, हर बार एक अलग कहानी होती थी।
हंगामा बढ़ रहा था। पुलिस के पास अलग अलग सूत्रों से, अलग अलग सोर्सेज से फ़ोन पहुंच रहे थे और जैसे ही पुलिस के पास फ़ोन पहुंचता है तो पुलिस भी तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंच जाती है। साध्वी के जो पिता होते हैं वो हड़बड़ाए हुए थे, वो फैसला नहीं ले पा रहे थे कि आखिरकार मैं क्या बोलूं, क्या करूं, क्या ना करूं। जब उनसे पूछा जा रहा था तो अलग अलग तरह की बयानबाजी वो बता ही रहे थे। जब उनसे कहा जाता है कि इनका पोस्टमार्टम कराना होगा, पोस्टमार्टम की बात आती है तो वो पोस्टमार्टम को लेकर एकदम से तैयार नहीं होते हैं और जैसे पोस्टमार्टम को लेकर तैयार नहीं होते हैं तभी कहीं ना कहीं शक उनकी तरफ जाने लगता है। लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं इनके ही गुरु जो पिता हैं वीरमनाथ, कुछ ना कुछ इनकी तरफ से ही कुछ गड़बड़ हुई है। इसके बाद फिर पुलिस ने उन्हें समझाया और जैसे पुलिस समझाती है तो आखिरकार संत वीरमनाथ जो होते हैं वो भी तैयार हो जाते हैं अपनी ही बेटी यानी कि साध्वी प्रेम बाईसा का पोस्टमार्टम कराने के लिए। अब जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कई घंटे तक चलती है। वीडियोग्राफी के माध्यम से पोस्टमार्टम होता है और इंतज़ार किया जा रहा था और इसी बीच में कई तरह की बातें थी जो सोशल मीडिया पर चलने लगती हैं और वो चलने लगती हैं कि जो 8 जनवरी 2021 को जो सीसीटीवी फुटेज थी वो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, 2021 की फुटेज थी और 13 जुलाई 2025 को वायरल होती है जिसमें साध्वी लेटी हुई हैं अपने बिस्तर पर। इसी बीच में उनके जो पिता हैं जिन्होंने पगड़ी पहनी हुई है भगवा रंग की, उन्होंने भगवा रंग के कपड़े भी पहने हुए हैं, भगवा रंग का उनका मास्क भी होता है। वो मौके पर आते हैं, आने के बाद पहले अपनी बेटी को पुचकारते हैं, पुचकारने के बाद वहाँ से हट जाते हैं। इसी बीच में साध्वी खड़ी होती हैं अचानक से और जाकर अपने पिता के एकदम से गले लग जाती हैं। लेकिन जो अंत का आखिर का जो दृश्य होता है वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा था। जिस तरह से उन्होंने उनको पकड़ा था तो शुरुआत में कोई इस बात का अंदाज़ा लगा ही नहीं पाएगा कि वो एक पिता हैं और उनके गुरु भी माने जाते हैं। इस तरह की बातें आखिरकार जैसे ही वीडियो वायरल होता है तो 13 जुलाई 2025 को, लेकिन 16 जुलाई 2025 को बोरा नाडा थाना लगता है, जोधपुर के ही अंतर्गत आने वाला थाना होता है। उसमें एक एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और एफआईआर में शिकायत की जाती है कि साउंड सिस्टम वाला जो लड़का होता है जिसका नाम जोगेंद्र उर्फ जोगाराम होता है, साथ ही उसकी पत्नी जिसका नाम कृष्णा होता है और पूर्व में एक ड्राइवर यहाँ पर रहा करता था जिसका नाम रमेश, उस सहित और 2 लोग थे। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, पुलिस ने गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस मामले में कार्रवाई करती है और आरोप ये भी लगाया जाता है कि इन्होंने धमकी दी थी। लगभग 4.5 साल तक इस वीडियो को काट छांट कर अपने तैयार करके अपने पास इसलिए रखा हुआ था कि लगातार वो ब्लैकमेल कर रहे थे और 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। जब हमने उनकी 20 लाख रुपए की डिमांड पूरी नहीं की तो उसके बाद उन्होंने उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, पिता और पुत्री के रिश्ते को बदनाम कर दिया, पुत्री और एक तरह से गुरु के भी रिश्ते को उन्होंने बदनाम किया है। साथ ही वो जो लड़की, वो सामान्य लड़की नहीं थी बल्कि कथावाचक होती हैं और भजन सुनाया करती थी। उनके हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में उनके श्रद्धालु होते हैं। जब उनसे पूछताछ की गई थी, जिन्होंने इस वीडियो को वायरल किया था, उन्होंने ये भी बताया था जांच पड़ताल में कि साहब मैं उनसे रंजिश रखता था और रंजिश की वजह ही थी कि उनके कार्यक्रम रद्द हो जाएं, उनकी इमेज खराब हो जाए, इस तरह का उन्होंने काम किया था। लेकिन जिस तरह का वो वीडियो होता है, प्रथम दृष्टया कोई भी शक की कोई गुंजाइश रहेगी नहीं, कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी अनाप शनाप तरह की अंदाजे लगा सकता है। लेकिन जब 4.5 साल के बाद वीडियो वायरल हुआ तो उस पर भी सवाल खड़े होना लाजमी था। आखिरकार जब साध्वी ने खुद सामने आती हैं, सामने आने के बाद इंस्टाग्राम के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को ये समझाने की, बताने की कोशिश कर रही थी कि जिस दिन की ये बात है उस दिन वो बहुत ज़्यादा अवसाद में थी, यानी कि वो टेंशन में थी, परेशानी में थी और वो आराम से लेटी हुई थी। इसी बीच में उनके पिता आते हैं, उनके पास आने के बाद उन्हें पुचकारते हैं, इस तरह से करते हैं। लेकिन उनकी बात को, उनकी जो वीडियो था उसको तोड़ मरोड़ के उसको जिस तरह से पेश किया गया था, उससे उनकी छवि बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। हालांकि इस बीच में कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगते हैं। कई और संतों ने भी इस बात पर विरोध किया था। सोशल मीडिया पर अलग तरह की बातें होने लगती हैं, तमाम तरह के लोग थे, तमाम तरह की बातें कर रहे थे। इससे कहीं ना कहीं पिता और पुत्र की जो इमेज थी उसको तो साख पर बट्टा लगा ही था। लेकिन इसी बीच में अचानक से 28 जनवरी 2026 की शाम को उनकी मौत की जो खबर लोगों तक पहुंचती है, तब फिर उसके बाद फिर हंगामा तो होना लाजमी ही था। उस घटना से इस घटना को भी जोड़कर देखा जाने लगता है और बात इसलिए भी खराब होती है जब पिता से कहा जाता है कि आप पोस्टमार्टम करा लीजिए, वो तैयार नहीं होते हैं। साथ ही ये भी बताया जाता है कि जो आश्रम के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन सीसीटीवी कैमरों के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी ताकि वहां से सबूत नष्ट किए जा सकें। और मृत्यु के 4 घंटे बाद कोई व्यक्ति अपनी ही मौत की बात पर कैसे ये पोस्ट कर सकता है। जब इसके बारे में पत्रकारों ने पूछना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि ये जो मीडिया, सोशल मीडिया हैंडलिंग करने वाले जो लड़के हैं, जो चलाता हैं, उन्होंने इस वीडियो को, इसी पोस्ट को उन्होंने किया था और इसके बारे में उन्होंने साफ सफाई भी दी। साथ ही
जब न्याय की बात आ रही थी तो वो सीधे सीधे न्याय की मांग नहीं कर रहे थे, और लेकिन उस वीडियो, उस पोस्ट के माध्यम से न्याय की जरूर मांग कर रहे थे कि जीते जी तो न्याय मिला नहीं, लेकिन शायद मरने के बाद न्याय मिल जाए। जब 4-5 घंटे हंगामा होता है, बात चल रही थी, तो हर कोई इस बारे में और भी जानने की कोशिश में जुट जाता है कि आखिरकार क्या मामला है। दरअसल जिला बालोतरा होता है, बालोतरा का गांव होता है परेऊ। परे गांव के रहने वाले होते हैं वीरमनाथ, जो कि ट्रक के ड्राइवर होते हैं। उनकी पत्नी, वो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। उनकी एक 4 साल की बेटी भी होती है। उस वक्त उनका पास एक बेटी के अलावा और कोई बच्चे नहीं होते हैं। ऐसा बताया जाता है कि एक बार उन्होंने ऐसा हठ धर्मी कर ली थी, उन्होंने जिद कर ली थी कि मुझे चौमासा का व्रत रखना है। चौमासा का व्रत का मतलब लगभग 4 महीने तक बिना कुछ खाए पिए वो रहना चाहती थी। और जैसे ही ये ट्रक ड्राइवर, इनकी वीरमनाथ, अपने घर पहुंचते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी की इस हठ धर्मिता को देखा, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी कि अगर तुम्हें ये व्रत रखना था तो आप मुझसे भी बता देती, मैं भी तुम्हारे साथ ही इस व्रत को रख लेता। आखिरकार 1 महीना कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन जो उनकी पत्नी होती हैं वो कुछ भी नहीं खाती हैं। जब खाना पीना जब सब छोड़ देती हैं तो तबीयत बिगड़ने लगती है। घर वाले, परिवार वाले जब सबके सब लोग समझाने की कोशिश करते हैं, तब वीरमनाथ अपनी पत्नी को लेकर, अपनी जो 4 साल की बेटी होती है उसको लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं जोधपुर के आश्रम के अंदर। वहीं अपना ठिकाना बना लेते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ये खबर मिलती है कि जो वीरमनाथ की पत्नी होती हैं वो चल बसी हैं, यानी कि उनकी मौत हो गई है, उनकी मृत्यु हो गई है। अब जो बेटी है वो अभी छोटी है। बेटी की साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है, और पढ़ाई के साथ साथ जो वहाँ पर संत राजा राम जी होते हैं, संत कृपा राम जी होते हैं, उनसे उन्होंने कथा वाचन, भजन गायन और अध्यात्म की शिक्षा भी ग्रहण की थी। और जब 12 साल की उम्र में वो आती हैं तो पहली बार उन्होंने कथा वाचन किया था। तो लोगों में इस बात को लेकर चर्चा का विषय बन जाता है कि इतनी कम उम्र में इतनी जानकारी कैसे हो सकती है। वो अपनी पढ़ाई भी जारी रखती हैं। ऐसा बताया भी जाता है कि BA और MA की उन्होंने पढ़ाई की थी। फिलहाल उनकी मौत को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए हैं। सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि उनकी मौत की असली वजह क्या है। पुलिस से जब मीडिया कर्मियों ने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने मीडिया के सामने साफ साफ आकर एक ही बात कही कि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, बिस्रा रिपोर्ट को सुरक्षित रख लिया गया है, और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होगी उसके आधार पर ही कहा जा सकता है कि आखिरकार उनकी मौत के पीछे की कहानी क्या है। FSL टीम हो या अन्य टीम हो, इस मामले की जाँच पड़ताल कर रहे हैं। अब हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का असली कारण जानना चाहते हैं कि क्या वाकई उनकी मौत हुई है या फिर उनकी हत्या की है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते पंजाब के रहने वाले हैं रोबिन भुल्लर, बदायूं के रहने वाले हैं मुजाहिद खान। आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें रीमा चौहान, सीमा पाल, सुंदर प्रजापति, अभय कुमार, कृतिका, फरीद खान, अली असगर, फरमान अहमद, तोसीन खान, मुकेश जैन, डॉक्टर महेश कुमार, प्रिंस गुज्जर, मोहम्मद इदरीश, लियाकत अली, अमन रावल, राजेंद्र सैनी, राकेश यादव, हारून खान, सोनू वर्मा, उमेश कुमार, दिलीप चौहान, चमन कुमार, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।